डियर्स, दिस इज़ आर्यान अली खान। मेरे चैनल का नाम फिज़िक्स विद आर्यान 8234। हमने वेक्टर का चैप्टर शुरू किया था जो कि आज लास्ट लेक्चर है हमारे साथ, लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लास्ट की स्टडी करेंगे। क्या इसमें हम टार्क को स्टडी करेंगे कि टार्क क्या है, टार्क की डिफिनीशंस, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल मेथड, ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। फार्मूले के लिहाज से कन्वेंशनल टार्क हम क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, ये सारी चीज़ें हम इधर स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम रोटेशनल जो रोटेशनल इनर्शिया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि रोटेशनल इनर्शिया क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रोल है, और उसके साथ साथ फर्स्ट कंडीशन को हमने स्टडी किया था इक्विलिब्रियम का, और सेकंड कंडीशन को आज हम स्टडी उसके साथ साथ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टॉर्क से कि टॉर्क क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉर्क। टॉर्क से शुरू करते हैं कि टॉर्क क्या है। अच्छा, डिफिनीशन, टॉर्क की डिफिनीशन क्या है? द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट produced in a body due to applied force about a fixed point, इसको हम टार्क कहते हैं, इज कॉल्ड टार्क। अच्छा, अब हम इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। वो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, फायदा होता है एक बॉडी में, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, जब हम एक बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर लें और उसकी वजह से टर्निंग प्रोड्यूस हो जाए, टर्निंग, और वो फोर्स जो है एक ही फिक्स्ड पॉइंट पर हो, एक फिक्स्ड पॉइंट पर हो, तो उस फोर्स को या फिर इस टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क कहेंगे, इसको हम टार्क कहेंगे। सेकेंडली, इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, और it is the quantity which, टार्क एक ऐसी क्वांटिटी है which produced angular acceleration, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, टार्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करती है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है टार्क जो है मेरे साथ आई अल्फा, ये इसकी फॉर्मूला है। जब हमारे साथ टार्क जो है प्रोड्यूस होगा एक बॉडी में, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करती है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसलिए हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। या फिर इसका तीसरा मेथड, इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज the rotational analog of force is called torque। इसको भी हम, ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स की वजह से जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, लीनियर मोशन में जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल डायनामिक्स में टार्क करता है। क्या मतलब हुआ इसका? जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है, वही काम रोटेशनल डायनामिक में रोटेशनल मोशन में टार्क करता है। टार्क का बरक्स है बिल्कुल, ये रोटेशनल में इस्तेमाल होता है और ये लीनियर मोशन में इस्तेमाल होता है, लीनियर मोशन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, फोर्स जो है, फोर्स इसका मतलब क्या है? फोर्स जो है हमारे साथ या फोर्स प्रोड्यूसेस विच लीनियर एक्सेलरेशन, एक बॉडी में हमारे साथ फोर्स जो है लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, जबकि टार्क जो है, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, एक बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। क्या? टार्क। क्या? टार्क। समझ आई? फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है लीनियर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, व्हाइल टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अच्छा, तीसरा 1 2 3 तीन तरीकों के साथ हमने टार्क को डिफाइन किया। और चौथा तरीका क्या है? मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स से हम एक डिफिनीशन को लिखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट। किस तरह? द क्रॉस प्रोडक्ट या फिर द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म जो कि आर के साथ हम डिनोट करते हैं, एंड फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड, इसको हम टार्क कहते हैं, इसको भी हम टार्क कहते हैं। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट हो मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान, इसको हम टार्क कहते हैं, इसको भी हम टार्क कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं। तो देखिए, सिंबॉलिकली हम टार्क को किस तरह डिनोट करते हैं? सिंबॉलिकली टार्क को हम किस तरह डिनोट करते हैं? और मैथमेटिकली जो मैंने डिफिनीशन किया ऊपर, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखते हैं? तो देखिए, सिंबॉलिकली टार्क को इस तरह डिनोट किया जाता है, सिंबॉलिकली टार्क या टा, इसको टा कहा जाता है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ये अपने आप से भी आप दे सकते हैं, मैथमेटिकली हम टार्क को किस तरह लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, जो कि क्या है मेरे पास? आर। क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान? फोर्स के दरमियान। फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमें क्या देती है? टार्क देती है। और इसके साथ साथ टार्क जो है, टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टार्क इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद रखे, आर और क्रॉस, इसको हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ। और इधर जो होता है, इधर हम फोर्स लगा सकते हैं। इसको हम आर क्रॉस को हम मोमेंट ऑफ कहते हैं, मोमेंट ऑफ। और ये हम कहां से बोल रहे हैं कि इसको मोमेंट ऑफ कहते हैं? लेट सपोज जो कि एंगुलर मोमेंटम जो है आर क्रॉस पी, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखे ये क्या है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आर क्रॉस। आर क्रॉस को हम मोमेंट ऑफ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसको हम कह सकते हैं। इसलिए हम इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। इसलिए हम इधर टार को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को कह सकते हैं। तो आर क्रॉस को हम मोमेंट ऑफ कहते हैं, आर क्रॉस को हम मोमेंट ऑफ कहते हैं। अच्छा तो देखें, जो मैंने फॉर्मूला इधर लिखा है, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आर क्रॉस एफ, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म कर देते हैं आर एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। तो याद रखे इक्वेशन 1 इसको हम दे देते हैं, क्या, इक्वेशन 1। तो देखिए जो टार्क है ये थीटा क्या है, थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है किसके दरमियान, बिटवीन मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म एंड फोर्स, फोर्स आवर मोमेंट आर्म के दरमियान थीटा क्या है हमारे साथ, एंगल है, एंगल है। तो याद रखे दूसरा हम क्या कह सकते हैं, टार को हम कन्वेंशनली किस तरह लेते हैं। तो देखिए हम इधर हेडिंग दे देते हैं कन्वेंशनली, कन्वेंशनली कन्वेंशनली हम टार्क को किस तरह ले सकते हैं। टार्क जो है, टार्क एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो कि इस तरह घूमता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज को हम टार्क को क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज को हम टार्क को क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम क्या कहा चले जाते हैं, डिपेंडेंसी। तो इधर से हम लिख सकते हैं डिपेंडेंसी कि क्या है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकती हैं। तो डिपेंडेंसी इधर लिख लेता हूं, डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर ये डिपेंड करती है। तो देखिए इधर फर्स्ट चीज जो है ये क्या है, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म पर ये डिपेंड करती है। अगर हम मोमेंट आर्म को बढ़ा दे तो हमारे साथ टार्क क्या क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स जो होता है, इससे अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो टार्क भी बढ़ेगा। और तीसरा हमारे पास एंगल जो है बिटवीन आर एंड एफ, एंगल पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एंगल पर ये किस तरह डिपेंड करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। इससे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म हमारे साथ क्या है, मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between the line of action, the line of action of force, line of action of force and the point of rotation, and the point of rotation. मोमेंट आर्म हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म इज द
Moment arm is the perpendicular distance. Moment arm is the perpendicular distance. Perpendicular distance between the line of action of force and the point of rotation. Point of rotation जो है, point of rotation और action applied of force. अगर एक दरवाजा है मेरे पास, दरवाजा, तो अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, खोलने की कोशिश कर रहा हूं, खोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो ये साइड है, ये साइड इधर पर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, इधर रोटेशन होती है, तो इधर से इधर तक डिस्टेंस जो होता है, उधर से इधर तक जो कि परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से इधर तक एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है। ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है। तो याद रखे, मोमेंट आर्म को हम पॉइंट ऑफ रोटेशन को, पॉइंट ऑफ रोटेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम पायोड भी कहते हैं, या इसको हम फलक्रम भी कहते हैं, फलक्रम भी कहते हैं। तो याद रखे, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होता है, तो उसको हम पायोड भी कहते हैं या फिर फलक्रम कहते हैं, फलक्रम या फिर पायोड, इसको हम कहते हैं। अब हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं कि टार्क कौन सी क्वांटिटी है। टार्क हमने क्रॉस प्रोडक्ट को भी पढ़ा है और इसके साथ साथ हमने डॉट प्रोडक्ट को भी पढ़ा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें हासिल होता था क्वांटिटी, कौन सा है, क्वांटिटी। अच्छा, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा हमें क्या मिलता है, वेक्टर, एक वेक्टर मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि टार्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो टार्क हमारे पास एक वेक्टर, जो कि डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, लेकिन इधर क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन टार्क, बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स विच इज टार्क। तो हमें क्या मिलेगा इससे, हमें इससे मिलेगा कि टार्क जो है, टार्क ये मेरे साथ क्या होगी, इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, विच है, जिसका क्या होगा, विच है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी इसका साथ साथ होगा। अगर ये टार्क हमारे पास, टार्क का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर से, डायरेक्शन, हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो है कैन बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें, डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज हो, जब क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब टार्क हमारे पास डाउनवर्ड है, टार्क हमारे पास डाउनवर्ड है। और जब टार्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसका मतलब क्या है कि टार्क हमारे पास अपवर्ड है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, टार्क हमारे पास अपवर्ड है, अपवर्ड है। अगर हमारे पास ये आर है, ये आर, और ये मेरे पास फोर्स, ये आर और ये फोर्स है मेरे पास, आर और ये फोर्स। तो देखे, अगर है आर क्रॉस एफ अलोंग आर, इस तरह करते हैं, लेट सपोज इस तरह लेते हैं, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर, और ये मेरे पास क्या है, एफ है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास ये डायरेक्शन देना है जो कि ऊपर की तरफ होगा, जो कि ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लेट सपोज ये आर है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, एफ है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, जो कि ये डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये मेरे पास ऊपर की तरफ है। मैं इधर पकड़ नहीं सकता, आर क्रॉस एफ आपको दिखाई नहीं देगा, तो आर क्रॉस एफ ये ऊपर की तरफ
क्या होगा, इधर हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर एफ क्रॉस क्या हो, एफ क्रॉस आर हो तो हमारे पास इस साइड पर देगा, इस साइड पर, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड होगा। इसकी एग्जांपल डोर से अच्छी दी जाती है, डोर दरवाजे से अच्छी तरह आप गेन कर सकते हैं अगर आप सोच ले तो, सोच ले तो देखिए राइट हैंड रूल। अब हम डायरेक्शन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमने डायरेक्शन को भी पढ़ा था, डायरेक्शन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम डायरेक्शन को राइट हैंड रूल के थ्रू, राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वेक्टर आपके 4 फिंगर्स जो है राइट हैंड के 4 फिंगर्स, राइट हैंड के 4 फिंगर्स अलोंग द फर्स्ट वेक्टर करने हैं, जो फर्स्ट वेक्टर आपका है उसके अलोंग आपने ये 4 फिंगर्स करने और रोटेट करने रोटेट्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो ये जो थंब है ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा। जिस तरह मैंने अभी कहा कि देखिए अगर ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग मैंने 4 फिंगर्स किए और रोटेट की टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, then the resultant vector, then the thumb will give you the direction of resultant vector, then the thumb will give you the direction of resultant vector। तो देखें the 4 fingers इस तरह लिख सकते हैं, the 4 fingers of your right hand, along the first vector, and rotates towards the second vector, second vector की तरफ आपने रोटेट करने होंगे, then the thumb, जो thumb है हमारे पास, will give you the direction of इधर लिख लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन देगा। रिजल्टेंट वेक्टर इधर क्या है, टार्क है, टार्क का डायरेक्शन हमें इधर देगा, अच्छा, हम अब यूनिट की तरफ जाते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी तरफ, यूनिट की तरफ जाते हैं। यूनिट, टार्क की यूनिट ऑफ टार्क की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ टार्क। तो देखें यूनिट ऑफ टार्क क्या होगी, यूनिट ऑफ टार्क, तो देखें टार्क की फॉर्मूला क्या थी, टार्क इज इक्वल टू आर एफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इफ थीटा 90 हो, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो आर एफ। तो देखें तो आर मेरे पास रेडियस है जो कि मीटर, फोर्स क्या है मेरे पास, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। क्या हो गई, न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। तो एक क्वेश्चन एराइज होता है इधर, एक क्वेश्चन इधर एराइज होता है, किस तरह क्वेश्चन, तो अगर इसकी न्यूटन मीटर यूनिट है तो अगर मैं हैंड्स में लिख लूं, वर्क डन किस चीज के बराबर है, वर्क डन FD, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन मीटर, क्या, न्यूटन मीटर। तो देखें वर्क के यूनिट को, न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं, क्या, जूल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम जूल नहीं कह सकते। इसकी वजह क्या है, वर्क यूनिट न्यूटन मीटर, इसकी भी न्यूटन मीटर, लेकिन टार को हम जूल नहीं कह सकते, जूल यूनिट इसकी नहीं है, लेकिन वर्क की यूनिट जूल हो सकती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि टार्क में हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट है और वर्क में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इसके दरमियान होता है और इसको हम जूल कह सकते हैं, लेकिन ये इसको हम जूल नहीं कह सकते। अब हम केसेस की तरफ आते हैं कि एंगल अगर हमारे पास परपेंडिकुलर 90 हो गई, केस नंबर 1 की तरफ आते हैं, केस 1 एफ
थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा हमारे पास 90 का क्या मतलब है कि होल फोर्स जो है, होल फोर्स जितना भी है फोर्स, होल फोर्स टोटल फोर्स जो है, ये हमारे पास सारा के सारा इफेक्टिव फोर्स है। इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स है, सारा के सारा इफेक्टिव फोर्स है। होल फोर्स हमारे पास इफेक्टिव फोर्स है। तो देखिए टार्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, जो कि बराबर है हमारे साथ आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो देखिए आर अपनी जगह, एफ अपनी जगह, साइन 90, साइन 90 का मतलब क्या है मेरे पास 1, तो आर एफ, टार्क कितना आ गया मेरे पास आर एफ, जो कि इधर मेरे पास मैक्सिमम टार्क होता है। कितना? मैक्सिमम टार्क, क्योंकि जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो सारा इफेक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, सारा इफेक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम टार्क इधर हासिल होता है, मैक्सिमम टार्क इधर हमें हासिल होता है। और इसके साथ साथ सेकंड केस की तरफ आते हैं, सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस, केस 2। तो देखें केस 2 में किस तरह है। केस 2, एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा हमारे साथ 0 डिग्री हो तो देखिए इसका मतलब क्या है, फोर्स हैव नो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। फोर्स का एक भी कंपोनेंट इस तरह नहीं है, फोर्स का एक भी कंपोनेंट इस तरह नहीं है जो कि परपेंडिकुलर हो मोमेंट आर्म को। तो देखिए अगर ये दरवाजा है, ये मैं खोल रहा हूं, अगर ये दरवाजा है तो मैं खोल रहा हूं, तो कुछ कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म होना चाहिए कि मैं खोल सकूं। अगर थीटा हमारे पास 0 हो, 0, तो इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आर है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में आर है और मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में आर, तो हमारे साथ दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स का एक भी कंपोनेंट, एक भी, अगर मैं थोड़ा इस साइड से खोल रहा हूं तो कुछ कंपोनेंट इसमें फोर्स का परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म हो सकता है, मोमेंट आर्म हो सकता है। लेकिन अगर थीटा हमारे पास 0 आ गई तो इसका मतलब यह है कि फोर्स का एक भी कंपोनेंट हमारे साथ परपेंडिकुलर नहीं है टू द मोमेंट आर्म। तो टार्क की फॉर्मूला हमने पढ़ा आर एफ साइन थीटा, थीटा की जगह हम 0 डिग्री लगाते हैं। टार्क इज इक्वल टू हमारे पास 0 साइन 0 हमारे पास 0 देता है, जो कि नल वेक्टर, जो कि नल वेक्टर हमें देता है। इसका मतलब क्या है, नो टर्निंग इफेक्ट, कोई भी टर्निंग इफेक्ट इसमें नहीं होगा, नो टर्निंग इफेक्ट, इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम एक नोट की तरफ आते हैं, एक नोट की तरफ आते हैं। यह किस तरह नोट है, देखिए किस तरह नोट है। नोट करें, एफ जब बॉडी, अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, जब एक बॉडी हमारे साथ रेस्ट में हो और या फिर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन, देन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे साथ 0, या फिर इसको हम नल वेक्टर S0, S0। तो देखें हमारे पास अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब तो 0 है। लेकिन अगर वेलोसिटी है और वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है, उसमें चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन पैदा होती है। वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन में चेंज होती है, जब एक्सेलरेशन में चेंज होती है तो हमारे साथ टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन जब
चेंज होते हैं तो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होता है, हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो टार्क, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, अल्फा के साथ हम डिनोट करते हैं। तो देखिए टार्क इज इक्वल टू आर एफ की जगह इधर हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई अल्फा, क्या आई अल्फा। तो देखिए आई क्या है मेरे पास, आई आई जो है रोटेशनल इनर्शिया है, क्या, जो कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। रोटेशनल इनर्शिया क्या है हमारे पास, रोटेशनल इनर्शिया। अच्छा अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए जब एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है या फिर रेस्ट में है बॉडी तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो तो टार क्या होगा, जीरो, जो कि नल वेक्टर, जीरो जो कि नल वेक्टर होगा। और आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द टार्क या व्हाट विल बी द टार्क इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी में टार्क कितना होगा। इस तरह भी दे सकते हैं कि रेडियस इतना है, इतना है, आपको घुमा फिरा सकता है। लेकिन देखिए अगर एक बॉडी में यूनिफॉर्म का लफ्ज यूज हुआ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है तो हमारे साथ इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से टार्क हमारे साथ जीरो होगा, टार्क हमारे साथ जीरो होगा या फिर नल वेक्टर हम कह सकते हैं। अच्छा इसके बाद ये फार्मूला जो मैंने लिखा, ये फार्मूला जो मैंने लिखा ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में है, एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में है। तो इसको टार्क को हमने क्या कहा था, टार्क, टार्क को हम टार्क से भी जानते हैं या फिर हमने क्या पढ़ा था इसको, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, क्या, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, क्या, रोटेशनल एनालॉग, एनालॉग ऑफ फोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। टार्क के ये तीनों नाम से हम जान सकते हैं, टार्क को हम इन तीनों नाम से जान सकते हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा देखिए कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आज और अभी इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, इंक्लूड करने जा रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या है देखें, पॉइंट्स क्या है देखें, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको कह सकते हैं, पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स क्या है, नंबर 1 पॉइंट्स ये है मेरे पास कि टार्क इज द कॉज, is the cause of एंगुलर एक्सेलरेशन। टार्क क्या है, कॉज है एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इन रोटेशनल डायनामिक, इन रोटेशनल डायनामिक, रोटेशनल डायनामिक्स में, इन रोटेशनल डायनामिक्स टार्क जो है, इन रोटेशनल डायनामिक्स टार्क प्रोड्यूसेस व्हाट, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्ट टार्क कॉज है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह क्या है, टार्क, टार्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और इसकी, और दूसरा पॉइंट क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स में टार्क प्रोड्यूस क्या करता है, क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसी तरह हम कह सकते हैं इसके बरक्स क्या कह सकते हैं, फोर्स जो है, फोर्स, फोर्स इज द कॉज ऑफ, फोर्स इज द कॉज ऑफ व्हाट, फोर्स इज द कॉज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का कॉज जो है ये हमारे पास फोर्स है, एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉज जो है ये हमारे पास टार्क है। और इधर लिख सकते हैं इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन, जो मोशन हमारे साथ लीनियर हो जाए तो फोर्स जो है, फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को
प्रोड्यूस करता है, लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और इसके बाद हमारे साथ टार्क, इस तरह भी हम कह सकते हैं, अगर टार्क हमारे पास, टार्क हमें मालूम है आई अल्फा, अगर टार्क हमारे साथ जीरो हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, नल वेक्टर हो जाए या जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो रोटेशनल मोशन हमारे साथ, रोटेशनल इनर्शिया हमारे साथ जीरो है, या फिर अल्फा जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन रोटेशनल इनर्शिया हमारे साथ जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन इस केस में जीरो होगा, इस केस में हमारे साथ जीरो होगा। जब टार्क हमारे साथ जीरो ना हो, जब टार्क हमारे साथ जीरो ना हो, तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ इसमें जीरो नहीं है। अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? कफल फोर्सेस। क्या? कफल फोर्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कफल फोर्सेस। तो देखिए, कफल फोर्सेस, जब फोर्सेस, two forces या those forces which can keep the body, those forces which can keep the body, which can keep the body in translational equilibrium, translational equilibrium, but not in rotational equilibrium। इस तरह कफल फोर्सेस, कफल फोर्सेस, कफल फोर्सेस, कफल फोर्सेस क्या है? टू एंटी पैरेलल, जब दो एंटी पैरेलल नॉन कोलिनियर या कंकरंट, कंकरंट फोर्सेस, जब दो एंटी पैरेलल और नॉन कंकरंट फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हमारे साथ इक्वल हो और एंटी पैरेलल हो, आपस में 180 की डायरेक्शन से डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर एक्ट करे, एक्ट ऑन अ बॉडी इज नोन एज, या इज कॉल्ड, इसको हम कफल फोर्स कहेंगे, इसको हम कफल फोर्सेस कहेंगे। वो फोर्सेस जब टू एंटी पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस, दो एंटी पैरेलल, अगर एक नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर की तरफ, एंटी पैरेलल नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट जो कि सेम लाइन पर एक्शन जो होता है, सेम लाइन पर ये जो पॉइंट होता है वो उसका सेम ना हो, जो कि इससे पहले हमने स्टडी किया था, इससे पहले हमने स्टडी किया था। तो देखें, नॉन कंकरेंट फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि कंकरेंट का क्या मतलब था? जब फोर्सेस हमारे साथ एक बॉडी पर लगते थे, किस तरह था? एक बॉडी है, ये हमारे पास, लेट सपोज एक फोर्स इस साइड से, लेट सपोज इस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि एक फोर्स इस साइड से, एक फोर्स इस साइड से, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर हमारे पास एक पॉइंट पर आता था, एक पॉइंट पर कट करता था, तो इसको हम कंकरेंट कहते हैं। जो इस तरह ना हो, जो इस तरह ना हो, इसका मतलब क्या है? अगर एक फोर्स हमारे पास इस साइड पर है और दूसरा हमारे साथ इस साइड पर है, तो ये इस साइड पर जाएगा, ये इस साइड पर, लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास एक पॉइंट पर नहीं है, एक पॉइंट पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दो एंटी पैरेलल और नॉन कंकरेंट फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ बॉडी, इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं, इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। या फिर इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने, इससे पहले हमने पढ़ा, दोज फोर्सेस which can keep the body in translational equilibrium, and translational equilibrium, जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो बॉडी को रख सकती हैं, बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी को
नहीं रख सकती, बॉडी को नहीं रख सकती। तो इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। तो याद रखे ये कपल फोर्सेस हमारे साथ एंटी पैरेलल होना जरूरी है, क्या मस्ट है ये एंटी पैरेलल, और ये कोप्लेनर भी हो, क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, और ये नॉन कंकरेंट हो, और ये नॉन कोलिनियर भी हो, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड में भी हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में भी आपस में बराबर हो। अगर याद रखिए इसके साथ साथ अगर इनमें से एक पॉइंट भी मिस हो गया, तो ये कपल फोर्सेस नहीं होंगे, अगर इनमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में एक भी मिस हो गया, तो ये कपल फोर्सेस नहीं होंगे, ये कंडीशन जो है इसके लिए मस्ट है, अच्छा इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को किस तरह इसमें बॉडी को रख सकता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को में हम इसको कपल फोर्सेस नहीं रख सकता। तो देखिए हम आप जा रहे हैं डायग्राम की तरफ। अगर एक रॉड है मेरे साथ, तो देखिए एक रॉड है मेरे साथ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर से F1 है मेरे साथ, F1 एक फोर्स, और इधर से दूसरा फोर्स F2। देखिए ये दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ये दोनों फोर्सेस कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, और ये दोनों फोर्सेस कंकरेंट हैं, एक ही पॉइंट पर कट नहीं करते, और इसके साथ साथ ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि F1 जो है बराबर होना चाहिए F2 के, बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये इस तरह है, अगर हम इसको इस साइड पर लेके आए प्लस F2 इसको इस साइड पर, तो हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास नल वेक्टर आएगा, तो ये नॉन कोलिनियर भी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी है, अच्छा अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें मासेस M1 M2 मासेस तो 0 नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन इसमें क्या है, 0 है। जब एक्सेलरेशन हमारे साथ लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन था, इट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन थी, जो कि हमने पढ़ा भी था, ये फर्स्ट कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब क्या है, जब लीनियर इसमें क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हुई, तो ये बॉडी किस में हुई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हुई। और उसी रॉड पर हम क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कपल आर्म एंड कपल फोर्स। किस तरह देखें, लेट सपोज मेरे साथ एक रॉड है मेरे पास, जिसका लेंथ इधर लिख लेता हूं L है, इसको मैं कैपिटल L कह देता हूं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मेरे पास क्या है, इसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहता हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे साथ। तो देखें, तो इस डिस्टेंस को इधर से इधर तक ये मेरे पास R2, ये R1 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2,
R2 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2, हाफ हाफ है ना, L है, L डिवाइड बाई 2, L डिवाइड बाई 2, और इस पर F1 फोर्स, इस पर F2 फोर्स, इस तरह मैंने कहा था ना, F1 F2, एक साइड पर L R1 इज इक्वल टू इधर से इधर तक R1 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2, इधर से इधर तक R2 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2, L डिवाइड बाई 2। तो देखें हम टार्क को फाइंड आउट करते हैं, और इधर से एक और बात, ये जो है हमारे पास इस साइड पर होगा, टार्क किस तरह होगा, टार्क इसमें इस साइड पर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो है इस साइड पर होगा, इस साइड पर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या है, नेट टार्क क्या होगा, इसमें नेट टार्क क्या होगा, इसमें नेट टार्क हमारे साथ जीरो नहीं होगा, नेट टार्क जो है इसमें हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इसमें नेट टार्क हमारे साथ जीरो के बराबर नहीं है, नल वेक्टर के बराबर नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि इसमें नेट टार्क हमारे साथ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके साथ साथ ये जीरो हमारे साथ नहीं होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो देखिए हमारे पास टार्क की, नेट टार्क की क्या होगा, नेट टार्क का फॉर्मूला RF, इसका मतलब क्या है, इससे लेट सपोज मेरे पास कहता हूं कि टा 1 टा 2, इससे टार्क 1 हमारे साथ हासिल होता है, प्लस दूसरे से हमारे पास टा 2। तो देखिए R क्रॉस F का कहा था, इसमें R कितना है, L डिवाइड बाई 2, R क्रॉस F, R क्रॉस F, F कितना है F1, प्लस इसमें कितना है R L डिवाइड बाई 2, L डिवाइड बाई 2, और फोर्स इसमें कितना है F2। तो हमने पढ़ा था कपल फोर्सेस में कि इसमें फोर्सेस जो होती हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2, तो F1 इज इक्वल टू F2, इसको मैं F कह देता हूं, F कह देता हूं। तो देखें हम अगर F को कॉमन कर ले, इससे इस तरह लिखते हैं, टार्क, नेट टार्क जो है हमारे साथ F अगर हम कॉमन कर ले, तो देखिए इधर भी L डिवाइड बाई 2 प्लस L डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, LF, LF आएगा, LF। तो देखिए इसको हम कफल आर्म कहते हैं, इसको हम कफल आर्म कहते हैं, और इसको हम कफल फोर्स कहते हैं, कफल फोर्स कहते हैं। The product of couple arm and couple force, the product of couple arm and couple force produce what, torque, हमारे पास टार्क को प्रोड्यूस करता है। कपल आर्म और कपल फोर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास नेट टार्क हमारे पास प्रोड्यूस होता है, नेट टार्क हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इधर से देखें हमारे पास डिफिनीशन इधर से ही क्लियर होता है, इधर से डिफिनीशन हमारे पास क्लियर होता है, किस तरह, तो देखिए इधर टार्क हमारे पास जीरो नहीं है, टार्क हमारे पास इधर जीरो नहीं है, जब टार्क जीरो नहीं है तो मेरा पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमारे पास जीरो नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने स्टडी किया कि इसमें ए तो क्या था, जीरो था, इसका मतलब यह है कि ये, इसका क्या मतलब था कि ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, कि क्या किसमें है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, समझ आ रही है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये जीरो नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कि ये इट इज नॉट एन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कपल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, कपल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, which can keep the body in translational equilibrium but not in rotational equilibrium, यही है ना, एक बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो रखा उसने, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता, तो इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं, इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। तो कपल आर्म क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कपल आर्म क्या है मेरे पास, कपल आर्म की डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन कपल फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कपल आर्म कहते हैं। इसके बाद एक एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, इसके बाद एक एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द टॉर्क? टॉर्क हमारे साथ कितना होगा? F, जब कपल फोर्सेस ऑफ ईच is 20 न्यूटन, 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, या सॉरी एक्ट ऑन अ रॉड, बॉडी भी कह सकते हूं ऐसे, एक्ट ऑन अ रॉड, एक रॉड पर एक्ट हो रहा है, हैविंग, जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास? रॉड की लेंथ लेट्स सपोज 20 मीटर, इसकी कितनी लेंथ है? 20 मीटर। 20 मीटर रॉड की लेंथ है और उस पर कपल फोर्सेस कितने हैं? 20 न्यूटन, ये इसकी लेंथ 20 मीटर है। वाइल जबकि हमारे साथ क्या है? वाइल वन फोर्स एक्ट एट 2 मीटर एंड अदर या फिर अनदर एट 5 मीटर, हमारे पास टॉर्क कितना होगा? व्हाट विल बी द टॉर्क इफ कपल फोर्सेस ऑफ ईच इज 20 न्यूटन? फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन, एक्ट ऑन अ रॉड हैविंग 20 मीटर लेंथ, while one force act at 2 meter and another is at 5 मीटर। एक फोर्स 5 मीटर पर और एक फोर्स 2 मीटर पर। टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना है? 20 मीटर और 20 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है। किस तरह करेंगे? आसान सा मेथड है। कितना लेंथ है टोटल? 20। एक फोर्स कहां पर लग रहा है? 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर, और दूसरा कितने पर? -5 पर। तो कितना बना इससे कितने बना? इससे बना 13 मीटर हमारे पास। ये हमारे पास क्या हुआ? L। फोर्स कितना है उधर से? फोर्स 20 न्यूटन है। तो टॉर्क हम किस तरफ फाइंड करते थे? LF। L कितना है? 13। F कितना है हमारे पास? 20। आसान सा मेथड है ना। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर ले, इससे आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में। आंसर आ जाएगा। ये है एमसीक्यूज इसके हवाले से। ये एमसीक्यूज हैं। और इसके बाद एक नोट की तरफ जाते हैं। एक नोट है, किस तरह नोट है? 10 वाला नोट है या 20 वाला? नहीं, वो नोट नहीं है। आपने नोट करना है। क्या नोट करना है? देखें, आपके साथ 3 कंडीशन है। जब ए हमारे साथ 0 के बराबर हो जाए, लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ 0 के बराबर ना हो। लीनियर एक्सेलरेशन हमारे साथ 0 के बराबर हो जाए और एंगुलर 0 के बराबर ना हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मेरे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है, ये बॉडी किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन 0 के बराबर ना हो और एंगुलर हमारे साथ 0 के बराबर हो, तब क्या होगा? तब हमारे पास ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और इसके साथ साथ हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जब हमारे साथ a 0 हो और इसके साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो, तो ये मेरे साथ कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। क्या होगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी। किस में होगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो आपने
मेरा मकसद क्या था इन तीनों पॉइंट्स को बयान करने के लिए? मेरा मकसद ये था कि फर्स्ट कंडीशन था और ये सेकंड कंडीशन था, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मेरा मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। आपने जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू चेक द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन को आपने चेक करना होगा। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड को चेक करना होगा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने फर्स्ट को चेक करना होगा, आपने फर्स्ट को चेक करना होगा। तो ये फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी हो गई, इससे कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी हो गई। तो सेकंड कंडीशन को हम थोड़ा सा एलिबोरेट करते हैं, जो क्या है सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन? एक्चुअली ये श्योरिटी हमें देता है कि इसमें रोटेशनल मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन इसमें नहीं है। श्योरिटी ऑफ रोटेशनल मोशन हमें देता है। रोटेशनल मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें क्या है, जीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें क्या है, रोटेशनल मोशन की श्योरिटी के बारे में हमें ये बताता है। इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ होगा। लेकिन ये श्योरिटी हमें कौन देता है कि रोटेशनल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये हमारे साथ जीरो होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें देता है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। फर्स्ट कंडीशन को हमने इससे पहले 8 नंबर लेक्चर में हमने एलिबोरेट अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे साथ क्या है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखिए सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमें क्या देती है, श्योरिटी, श्योरिटी ऑफ रोटेशनल, श्योरिटी ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे साथ क्या है, हमारे साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये है अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, नेट टार्क हमारे साथ जीरो, नेट टार्क हमारे साथ जीरो हो गया। इसमें इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द नल वेक्टर, इफ द वेक्टर सम of all the torque, if the vector sum of all the torque acting on a body is zero, then the body is said to be an equilibrium. If the vector sum of all the torque, if the vector sum of all the torque acting on a body is null vector, is equal to null vector, तो हमारे साथ ये क्या होगी, ये हमारे पास जीरो, जीरो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका मतलब ये है सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये हमारे साथ बराबर है किसके, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जब बराबर हो जाए तो हमारे पास नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसका ये जीरो होगा। बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इधर हम कहेंगे कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि नेट टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉकवाइज ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा किसके, नेट टॉर्क किसके, एंटी क्लॉकवाइज के, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाए तो हमारे पास तो बॉडी क्या होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं रेडियस के साथ रिलेशन फोर्स का, रेडियस के साथ रिलेशन फोर्स का। अब हम ये एलिबोरेट करेंगे, अब हम ये एलिबोरेट करेंगे। अच्छा, अगर एक बॉडी है, एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है, एक रॉड है मेरे साथ और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा इधर से लग रहा है F2, दो फोर्सेस, और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए इसको देखें,
इसको मैं लेट सपोज R1 कह देता हूं और इसको R2 कह देता हूं, तो इससे इस साइड पर टार्क जो कि टा2 कह देता हूं और इसको इस साइड से इसको टार्क1 कह देता हूं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा है, ये हमारे पास कौन सा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। यस ये मेरे पास क्लॉकवाइज और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। यस ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए टार्क1 जो है हमारे साथ इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, टार्क1 इज इक्वल टू टार्क2, हमारे पास आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो देखिए R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, तो क्या हो गया, F1 डिवाइड बाय F2 से हमें क्या होगा, R2 डिवाइड बाय R1। किस तरह, F1 डिवाइड बाय F2 हमारे साथ देगा R2 डिवाइड बाय R1। ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन हो गई। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, कपल आर्म। तो देख मोमेंट आर्म। तो देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब हम इसको मतलब को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों जो रॉड के रेडियस जो है, सॉरी कप मोमेंट आर्म जो है अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो गए, तो मेरे पास फोर्सेस जो हैं F1 मेरे पास F2 के बराबर हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। तो देखिए इसमें हमारे पास मासेस भी इक्वल हो जाते हैं, तो देखिए इसको इधर स्टडी करते हैं। F जब हमारे पास R1 ग्रेटर हो जाए R2 से, तो इसका मतलब F2 ग्रेटर हो गया F1 से। और वेट को जब जिक्र किया जाए तो वेट हमारे पास W2 ग्रेटर देन W1, तो इसका मतलब क्या है, M2 इज ग्रेटर देन M1। R1 जब ग्रेटर हो जाए तो इसमें M2 हमारे साथ ग्रेटर होगा, W2 हमारे साथ ग्रेटर होगा, F2 हमारे साथ ग्रेटर होगा। तो इसके बाद इधर तीसरा लिख लेते हैं। देखें तीसरी की तरफ जाते हैं। F R2 हमारे साथ ग्रेटर हो जाए R1 से, तो F1 ग्रेटर होगा F2 से, M1 ग्रेटर होगा M2 से, और W1 जो है वेट जो है ये ग्रेटर होगा MW2 से। और इसके साथ साथ ये भी नोट किया करें कि अगर यूनिफॉर्म मीटर रॉड क्या यूनिफॉर्म का वर्ड इस्तेमाल क्यों है, यूनिफॉर्म मीटर रॉड, एक मीटर रॉड है जो कि यूनिफॉर्म, इसको हम रूलर, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको पता है, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म का लफ्ज यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर को डायरेक्टली आपने 2 पर डिवाइड करने जैसे 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो देखिए 50 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो इसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि मैंने कहा था कि हम इसको भी स्टडी करेंगे, जो है रोटेशनल इनर्शिया। अब रोटेशनल इनर्शिया के बारे में हम स्टडी करते हैं। द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द मास ऑफ ए बॉडी, वो क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करे मास ऑफ ए बॉडी या एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू द इधर लिख लेते हैं रोटेशनल इनर्शिया।
रोटेशनल इनर्शिया। देखिए इधर लिख लेते हैं किस तरह डेफिनेशन मैंने कहा, द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी which describe, क्या डिस्क्राइब करता है, which describe the mass of a body, the mass of a body and its distribution, its distribution इस तरह, the quantity which describe the mass of a body and its distribution relative, yes relative, ये ठीक नहीं है, सॉरी इधर, and its distribution relative to the axis of rotation, relative to the axis of rotation, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए वो क्वांटिटी जो मास ऑफ ए बॉडी को डिस्क्राइब करे एंड इज डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्ट्रीब्यूशन पर मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। रोटेशनल इनर्शिया का जो मैंने अभी पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जो आई था ये रोटेशनल इनर्शिया था। ये क्या था? रोटेशनल इनर्शिया जो कि बराबर है किस चीज के, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ही मास की तरह ही एक्ट करती है। किस तरह? मास की तरह ही एक्ट करती है, लेकिन ये मास की तरह एक्ट करती हैं सिर्फ रोटेशनल डायनामिक्स में। लीनियर मोशन में हम मास लेते हैं और रोटेशनल डायनामिक्स में हम रोटेशनल इनर्शिया लेते हैं। तो कुछ इधर है, अनलाइक द मास, हम इधर लिखेंगे, चलो इधर नीचे लिख लेते हैं, अनलाइक द मास, इधर लिख सकते हैं अनलाइक, इसके बरक्स, अनलाइक द मास इट इज नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये हमारे साथ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अनलाइक द मास के बरक्स, इट इज नॉट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बट इंस्टेड इसके बजाय अनलाइक द मास के बरक्स, इट इज नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है एक बॉडी की, बट इंस्टेड डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ, इंस्टेड डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड्स करती हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करती हैं। इज द मास, इधर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इससे पहले, जो इस तरह मास एक्ट करता है उसके बरक्स, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट इंस्टेड इसके बजाय डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ चॉइस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करती हैं। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जिस तरह इज द मास रिप्रेजेंट, देखे इज द मास, जिस तरह मास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्या रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस टू द लीनियर, जिस तरह मास हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेजिस्टिंग टू द लीनियर एक्सीलरेशन, उसी तरह द रोटेशनल
इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रही होती है क्या, रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को जिस तरह मास रिजिस्ट कर रहा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम इधर मोशन को अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाती है जो कि मास की वजह से होती है। उसी तरह रोटेशनल इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन में रेजिस्टेंस जो आती है वो जो होती है उसे हम रोटेशनल इनर्शिया उसी तरह ही बिहेव करती हैं, रिप्रेजेंट उसी तरह ही करती हैं। तो देखें टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है। तो याद रखें रोटेशनल इनर्शिया ना ही स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभार ये स्केलर क्वांटिटीज की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभार इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी बिहेव करती हैं। इसलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। किस तरह, आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, आप स्केलर इसको कह सकते हैं, आप स्केलर इसको कह सकते हैं। क्वांटिटी आपके कोर्स में आप लिख सकते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये कभी कभार इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ये ना स्केलर है और ना वेक्टर है। क्यों स्केलर नहीं? क्योंकि कभी कभार सिर्फ मास की वजह से ये हैंडल हो जाती है और कभी कभार ये इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इसके लिए वेक्टर भी इसको वेक्टर भी पूरी तरह नहीं कह सकते और स्केलर भी पूरी तरह इस तक नहीं कह सकते हैं। सो इट इज टेंसर क्वांटिटी, क्या टेंसर क्वांटिटी, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ये 20 के लेवल पर है, 20 ग्रेजुएशन के लेवल पर है, 14 ईयर की जो एजुकेशन होती है उसमें होता है। लेकिन आप इधर स्केलर लेंगे, इधर स्केलर लेंगे। सो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कभी कभार स्केलर कभी कभार वेक्टर, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट, आपके कोर्स में नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिखने पर छोड़ रहा हूं। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन व्हाइल समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कभी कभार ये जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, रोटेशन से कभी कभार डायरेक्शन जो कि वेक्टर के तौर पर, कभी कभार मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड जो कि स्केलर, वो इसलिए हम ना इसको स्केलर कहते हैं और ना ही इसको वेक्टर कहते हैं। अगर इधर हम लिखते हैं डिपेंडेंसी, क्या डिपेंडेंसी इधर लिख लेते हैं। अच्छा, डिपेंडेंसी क्या फार्मूला था इधर, mr²। तो इसका मतलब ये है कि रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के मास पर भी डिपेंड करता है और इसके साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, देखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पर, यह वाला, इस चीज पर मास ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान और पार्टिकल के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पर ये डिपेंड करती हैं। उसकी यूनिट क्या है, यूनिट की तरफ जाते हैं, इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं। यूनिट इधर हमने क्या लिखा है, I इज इक्वल टू mr², तो मास की यूनिट कीजी और r की मीटर और इधर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर को इसकी यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर इसकी क्या है यूनिट है, इसकी
यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। डायमेंशन, डायमेंशन इसकी क्या होगी, केजी मतलब मास, एक एम लिखना होगा और ये मीटर लेंथ है, लेंथ स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन होगी, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब हम जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास को एलिबोरेट करने के लिए। सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास क्या है, अब हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ मास, अच्छा, सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ ए बॉडी एक्ट, द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ ए बॉडी इज एक्ट, तो इसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। किस तरह, द पॉइंट वेयर द होल mass of a body is act, then that point is called what, center of mass। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वो पॉइंट जो कि सारा के सारा मास एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा होता है, वह उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मेरे वाले पे तो कड़ा भी नहीं होता, देखिए इस तरह, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। इस तरह जो इधर रुक जाए तो इसको सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखिए ये सेंटर ऑफ मास है, where the whole mass of a body is it, then that point is called center of mass। इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और दूसरी बात याद रखें कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, it exists everywhere in the universe, यूनिवर्स में कहीं पर भी एग्जिस्ट होता है। जिस तरह मैं लिख लूं, अर्थ पे तो बिल्कुल है, मून में, इस तरह स्पेस में, इन सारी चीजों में ये एक्सेट्रा, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है यूनिवर्स में कहीं पर भी हो। इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, इधर लिख लेता हूं, डिपेंडेंस इसकी क्या है, डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, जो सारा के सारा मास एक ही पॉइंट पर एक्ट करे तो उसको सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। ये एग्जिस्ट कर रहा होता है यूनिवर्स में एवरीवेयर। इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ऑल डायरेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स इसके ऊपर करता है। देखिए इस तरह, किस तरह ये डिपेंड्स करता है। इफ मास ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन सेंटर ऑफ मास विल बी एट सेंटर। किस तरह, मैं तो लिख लेता हूं, ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा एलिबोरेट करना है मैंने। किस तरह कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ है, तो देखिए अगर ये मेरे पास एक टोटल मास है, इधर एक मास, इधर इधर इधर, इसको मैं कहूं m1, इसको कहूं m2, इसको कहूं m3 और इसको कहूं m4। लेट सपोज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4, ये सारे साथ इक्वल हो गए, m1 इज m2 m3, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या होगा,
बिल्कुल सेंटर पर होगा, बिल्कुल ये सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास हमारे साथ ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, अगर दो सेम बॉडीज हो, सेम बॉडीज देखें, सेम बॉडीज, अगर लेट सपोज सेम बॉडीज है मेरे साथ, सेम बॉडीज, लेट सपोज एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, तो ये M1 है, ये M2 है, और M1 मेरे साथ बराबर है M2 के, ये जरूरी है। तो देखें, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, बिल्कुल सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ही सेंटर पर होगा। ये दो बॉडीज हैं M1 एंड M2 जो कि बराबर हैं, M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2, तो सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। और दूसरी बात, अगर डिफरेंट बॉडीज है, डिफरेंट बॉडीज, लेट सपोज मेरे पास ये M1 है और ये M2 है, M1 M2, और हमें मालूम है कि M2 जो है ग्रेटर है M1 से, M2 ग्रेटर, तो सेंटर मास सेंटर पर नहीं होगा, जो मास बड़ा है उस साइड पर थोड़ा सा होगा, उस साइड पर होगा, इधर सेंटर ऑफ मास होगी, इधर सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास इधर होगा। अब इसके बाद जाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। अच्छा, सेंटर ऑफ मास सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। The point where the whole weight, जहां पर सारा के सारा weight of a body is act is called, इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ ए बॉडी, जहां पर वेट ऑफ ए बॉडी एग्जिस्ट, मतलब कि वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्ट कर रही हो, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और याद रखें, ये जो है ये एग्जिस्ट कर रही होती है किधर, इट एग्जिस्ट ओनली इन ग्रेविटी, ओनली इन ग्रेविटी, जहां पर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जी का वैल्यू, जहां पर जी की वैल्यू होती है वहां पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, लेकिन जहां पर ये नहीं होती, ये नहीं होती, तो वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा होता है, कर रहा होता है। और इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट, इट कैन चेंज, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, चेंज इट्स, इट कैन चेंज द पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और इसके साथ साथ मैंने क्या पढ़ा था, डिपेंड्स, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ओवर द बॉडी, ओवर द बॉडी, या फिर इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फील्ड भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फील्ड भी इसको हम कहते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करता है, वेरिएशन ऑफ जी ओवर द बॉडी, एक बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी का वैल्यू चेंज हो सकती है, यस यस, किस तरह, इस बॉडी को मैंने इस तरह, ये बुक है बिल्कुल इस तरह लिया हुआ है, तो देखिए बिल्कुल एक सारे बिल्कुल स्ट्रेट मैंने पकड़ा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ जी सारे पॉइंट्स पर सेम है, सारे पॉइंट्स पर सेम है, सेम का मतलब, सेम का मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर जो कि सेंटर पर है, जो कि सेंटर पर
हैं। अगर इस बुक को इस तरह ले लो, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे होगी, थोड़ी सी नीचे होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी इधर पर इंक्रीज, यहाँ पर कम, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर कम, इस पर इस तरह होता है। तो देखिए मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि अगर इसको मैं इस तरह ले लूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। अगर मैं इसको इस तरह ले लूं तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पर, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, क्योंकि वेरिएशन ऑफ जी ओवर द बॉडी चेंज हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ जी आएगा इसमें, इसलिए होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी ये मेरे पास कांस्टेंट हो गई, तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगी। जिस तरह मैंने अभी कहा कि मैंने इसको अगर इस तरह पढ़ा है तो इसमें जी की वैल्यू ओवर द होल बॉडी सेम है, अगर सेम हो गई तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे। अगर इस तरह पकड़ोगे, वैल्यू ऑफ जी सेम नहीं है, वेरिएशन ऑफ जी आ रहा है इसमें, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ना हुआ, अगर ये कंडीशन ना हुआ, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर नहीं होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ उस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, सेम होंगे, जहां पर जी की वैल्यू कांस्टेंट, जिस बॉडी में जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जिस पॉइंट में जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये बात याद रखे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाइज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये इनसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी लाई कर सकता है। इसके बाद एक नोट है, ये याद रखें, ये लिख लेता हूं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट ईयर का जो वेक्टर चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए किस तरह, नोट एफ वी अप्लाई फोर्स, जब हम अप्लाई कर ले फोर्स को ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम फोर्स को अप्लाई कर ले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम फोर्स को अप्लाई कर ले, then it will start linear motion, then it will start what, linear motion। जब हम एक बॉडी को पर अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, लीनियर मोशन को। इसी तरह सिमिलरली या फिर इस तरह लिख सकते हैं, while जबकि but if we apply force on a point, एक पॉइंट पर which is not center of gravity point, अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो, तो हमारे पास it will start what, it will start rotational motion। ये हमारे साथ क्या स्टार्ट होगा, रोटेशनल मोशन को शुरू करेगा, ये रोटेशनल मोशन को स्टडी शुरू करेगा। और इसके साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर है, तो मेरे पास स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी लेस होगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी, तो हमारे साथ जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर होगी। इफ यू ड्रॉप अ बॉडी, then center of gravity
will be increases and stability will increase। स्टेबिलिटी भी इससे इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रही है तो स्टेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो रही है। इफ यू ड्रॉप अ बॉडी। तो ये था लेक्चर नंबर 9 फिजिक्स विद अरियान 8234। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह मोर वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे छोटे छोटे, इसमें हम एमसीक्यूज जो ट्रिक्स होते हैं ये भी हम शेयर करते हैं इस चैनल पर। तो ये था आज का लेक्चर जो कि मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद का चैप्टर जो है मैकेनिक्स की तरफ हम जाएंगे कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, और मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ये हम स्टडी करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, फिर से कह रहा हूँ कि फिजिक्स विद अरियान 8234 हमारा चैनल का नाम है, तो इसका विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।